नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। काउंटिंग की रफ्तार, हरियाणा में वोटों की गिनती हुई, नतीजे जो आने थे आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नतीजे जो आ गए हैं उनको आंख बंद करके मान लिया जाए, उन पर सवाल न खड़े हों। अगर जनादेश को लूटते, किडनैप होते, हम ऐसे मूक दर्शक बने रहेंगे तो आगे तानाशाही के लिए रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाएगा। जो काउंटिंग हुई है उस काउंटिंग पर कई सवाल हैं। अभी हम 3 सवालों पर चर्चा करेंगे, आप पॉइंट से नोट करिएगा। पहला, काउंटिंग की रफ्तार क्यों कम हुई? अब पहले सवाल के भीतर थोड़ा घुसते हैं। चुनाव पर, चुनाव के दरमियान मतगणना पर जो लोग भी नजर रखते हैं और पिछले 10, 15, 20 साल से अगर नोटिस करते होंगे, तो चुनाव में जब जब गड़बड़ी की बात आती है, उन्हीं सीटों पर गड़बड़ी की बात आती है जहां पर काउंटिंग को स्लो कर दिया जाता है। जब भी काउंटिंग में खेल करना होता है तो वहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया को बिल्कुल ठप या स्लो कर दिया जाता है और फिर मिजाज देखा जाता है उस दरमियान। जैसे ठग आपको आपका ध्यान भ्रमित करते हैं और फिर आपके पॉकेट से गायब हो जाता है बटुआ, वैसे ही आप भ्रमित हो जाते हैं, इधर उधर ध्यान डाइवर्ट होता है, फिर वोटों का खेल हो जाता है। तो पहला सवाल, काउंटिंग क्यों स्लो किया गया, इसका हम सबूत रखेंगे, अब भी रखेंगे। हम आपको सवाल दोहरा दें, काउंटिंग प्रोसेस स्लो हुई है और किन सीटों पर हुई है ये भी दिखाएंगे। काउंटिंग प्रोसेस उन्हीं सीटों पर स्लो हुई है जहां पर कांटे का मुकाबला था। दूसरा, 25 सीटों पर कांग्रेस को किसने हराया? मैं 25 सीटों के नाम बताऊंगा। इन 25 सीटों पर, और ये कांग्रेस के लिए सबक है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, कैसे डाटा मैनिपुलेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है और कितने स्मूथली इस काम को अंजाम दिया जाता है। और कांग्रेसी अपने चिर परिचित अंदाज में सोए मिलते हैं। और तीसरा सवाल, हारने पर सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई, क्योंकि एग्जिट पोल से लेके हर जगह हरियाणा में भाजपा की हार बताई जा रही थी, सुबह गिनती शुरू हुई तो फोटो नड्डा की थी, नायब सिंह सैनी की थी, लेकिन शाम होते होते मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। मोदी जी की एंट्री हो चुकी है और ये हरियाणा के बाद जो मोदी एंट्री कर रहे हैं, ये मोदी लोकतंत्र और संविधान के साथ क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। खैर, अब पहले सवाल से आते हैं, लेकिन चर्चा में जरा अनिल जैन साहब को जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। अब मैं पहले सवाल पर फिर आता हूं, काउंटिंग की रफ्तार में बड़ा खेल। मैं आपके सामने 2 स्क्रीनशॉट रखूंगा, जरा रखिए। कंट्रोल रूम, 2 स्क्रीनशॉट है, रखिए। ये स्क्रीनशॉट आप पहला देखिए, जिसमें 37 सीट पर कांग्रेस को मतलब बढ़त दिखाई जा रही है नतीजे और रुझान लेकर के। 37, भाजपा को 48, इनेलो को 1 और आगे बसपा और अन्य थे। स्क्रीनशॉट जो लिया गया यहीं तक लिया गया। अब आप देखिए, जब इसके नीचे के कॉलम में आइए, गौर से देखिए, ये रुझान 37-48 का है, लेकिन जो नतीजे आए हैं, जो जहां पर घोषित हो गए नतीजे, वो 9 सीटों के नतीजे घोषित हुए, 9 के नतीजे घोषित हुए। 37 कुल मिला के 37 जिसके पक्ष में जा रही है, वो 9 में 6 जीता है, यानी कांग्रेस 6 जीत चुकी है। और भाजपा जो 48 सीट लाते हुए उस वक्त नजर आ रही थी, वो सिर्फ 3 सीट जीती थी। 3 सीट, 6 कांग्रेस। मतलब रुझान में भाजपा बहुत आगे है, लेकिन जब नतीजे कन्वर्ट हुए तो 6 भाजपा, 6 कांग्रेस और 3 भाजपा। इसको हम डिटेल में समझाएंगे। अगला स्क्रीनशॉट दिखाइए, अगला स्क्रीनशॉट। ये 9 के बाद फिर मैंने नोटिस किया कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम 10 पे आए। 10 में देखिए आप, 10 जब हुआ तो आप गौर से देखिए नीचे, 10 सीटों के नतीजे आए तो कांग्रेस 6 से बढ़ के 7, जो 10वां नतीजा है वो भी कांग्रेस के पक्ष में गया, 7 हो गया। और भाजपा 3 पे ही रह गई। ठीक, और इसको मैं और आगे बताऊं, जिसका स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाए थे। ये नतीजे जब 13 पे पहुंचे थे, 13 गौर से सुनिए, हटा दीजिए स्क्रीनशॉट को, कंट्रोल रूम हटाइए। जब ये 13 पे पहुंचे थे तो कांग्रेस 9 पे थी और भाजपा 4 पे थी। 13 में 9 और 4, करीब करीब 3/4 कांग्रेस को था। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क है, वो आगे तो सब दिखाई रहा है।
दरअसल जब गिनती होती है, तो जिन सीटों पर खेल कुछ सीटें होती हैं जहाँ खेल नहीं हो सकता है। अब उसके लिए आपको एक बात और बताता हूँ, आप लोग जाके इलेक्शन कमीशन के साइट में चेक कर सकते हैं। अनिल जी आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर ही मैं अभी आपके पास आऊँगा। जो सबसे पहला नतीजा आया है, वो आया मामन खान की सीट पे, मामन खान की सीट पे, जो मेवात वाली सीट। मामन खान वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीत गए। वहाँ पर 20 राउंड की गिनती होनी थी, 20 राउंड। लेकिन सबसे पहले वहाँ 20 राउंड की गिनती पूरी हुई। क्योंकि डिफरेंस जब गिनती शुरू हुई, तो मशीन खुलते ही खाली मामन खान ही मामन खान नज़र कांग्रेस ही कांग्रेस नज़र आई। कुछ नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले 20 राउंड गिनती सबसे तेज हो गई मामन खां की सीट पे। मामन खां की सीट से ज्यादा सिर्फ हरियाणा की 90 में एक सीट है जहां 21 राउंड की गिनती थी। नहीं तो औसतन 14 राउंड, 15 राउंड, 16 राउंड, 17 राउंड की गिनती थी सभी सीटों पर। और जो मैं कह रहा हूं आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा राजीव कुमार वाली साइड पे जाकर, 14, 15, 16, 17। लेकिन 20 राउंड की गिनती सबसे पहले पूरी हो गई, 14, 15 वाले रह गए। ऐसा तो था नहीं कि वहां पर जो है कागज चिपक गए थे, छुड़ाना था। अब दूसरी बात, जो मैं कहा काउंटिंग प्रोसेस स्लो करने का। काउंटिंग प्रोसेस स्लो करके पूरे प्रदेश का मिजाज देखा जाता है। जब मिजाज पूरे प्रदेश का कहीं लगता है कि फला आदमी आ रहा है, अधिकारियों का, ये अधिकारियों का स्वभाव भी है इसमें। इसमें सिर्फ राजीव कुमार का खेल नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ी हर स्तर पर है, हमारे आपके अगल बगल भी रहते हैं। तो वो देखते हैं सत्ता किसकी आ रही है। जिसकी सत्ता आती दिखती है, उसके साथ वो आखिर में जाकर के जो क्लोज फाइट वाली सीटें होती हैं, वहां पर सर्टिफिकेट का खेल होता है। और ये सर्टिफिकेट जो है, जो भी लोग राजनीति जानते हैं, चुनावी प्रक्रिया को देखें, वो जानते हैं ये सर्टिफिकेट बड़ा अद्भुत है। जब डीएम सर्टिफिकेट पकड़ा देता है ना, बहुत बार ऐसे हुआ कि मतगणना स्थल से जीत मान करके अपना देख लिया कि मैं 800 वोट से जीता हूं, और प्रत्याशी बाहर निकल करके ढोल नगाड़े कंधे बैठ लिया और फूलों की बारिश हो रही है, विजय जुलूस निकल गया, और वो विजय जुलूस लेके घर पहुंचे और सर्टिफिकेट लेके कोई दूसरा अपने घर गया, और फिर फूल मालक भी पैसा आखिर में बर्बाद हुआ। और फिर कोई कोर्ट कचहरी आप करते रहिए, 5 साल तक फैसला हिंदुस्तान में होगा, वो भी मुश्किल ही है। आज तक असली शिवसेना, नकली शिवसेना का असली एनसीपी, नकली एनसीपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बताइए आप, बताइए कितना वक्त हो गया, 3 साल होने को, असली नकली का नहीं पता कर पाए। तो वो एक विधायक जाएगा, एक सांसद जाएगा अब सांसदीय और विधायकी के लिए, वो वहां पर दलीलें देता रहेगा, तब तक अगला अगर मान लिया फेवर में भी आ गया तो कार्यकाल ही खत्म हो गया। अब क्या लिख लेना अपने इतिहास में, बच्चों को बताना कि एक बार हम विधायक चुने गए थे, कोर्ट में लड़के जीते थे। ये इतने कहानी है, हो सकती है आपकी, बस। तो ये स्लो करने का, ऊपर से जब स्लो कर दिया जाता है काउंटिंग प्रोसेस, गिनती, या गिनती का बाहर जो नतीजे आ रहे हैं, तो उसके बाद मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें अभी कुछ अनिल जी भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो 4 दशक देखा है ये सब। ये पहला पॉइंट, हम इसी पे पहले चर्चा करते हैं, फिर 25 सीटों पर खेल, वो मैं सीटें गिनवाऊंगा। अनिल भैया, ये क्या है मामला? ये काउंटिंग प्रोसेस मैंने देखिए, जो मैं सबूत दिखा सकता था वो दिखा दिया, इसके ऊपर राजीव कुमार कुछ दिखाते नहीं है। काउंटिंग प्रोसेस स्लो की गई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काउंटिंग प्रोसेस स्लो करके खेल कितना बड़ा हुआ है। आशीष जी, आपने जो पूरा ब्यौरा आज की काउंटिंग का चुनाव आयोग के बारे में, जो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसका दिया, तो ये कोई नई बात नहीं है। और पिछले हम 8-9 साल से देखें तो चुनाव आयोग के बारे में एक बड़ा खूबसूरत मिथक था कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। लेकिन ये मिथक जो है वो पिछले 8-9 सालों में चूर-चूर हो चुका है। चुनाव आयोग अब जो है वो भारत सरकार के एक मंत्रालय की तरह काम करता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो गिरिराज सिंह जैसे मंत्री या अश्विनी वैष्णव जैसे मंत्री की तरह बयान देते हैं। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार का रसोई घर बन चुका है, जहाँ वही सब कुछ पकता है जो सरकार चाहती है।
चुनाव का कार्यक्रम घोषित सत्तारूढ़ दल के सुविधाओं को ध्यान में रखकर घोषित किया जाता है। प्रधानमंत्री की रैलियाँ किस दिन होगी या प्रधानमंत्री देश में किस दिन उपलब्ध होंगे, वो उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर जो है चुनाव कार्यक्रम बनता है। उसके बाद चुनाव के दौरान एक क्षेत्र में वोटिंग होता है और उसी प्रदेश के दूसरे क्षेत्र में जो है वो प्रधानमंत्री रैली करते हैं और उस रैली को जो है वो सारे टीवी चैनल दिखाते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, जो अब बिल्कुल रूटीन बन चुका है। हर चुनाव के वक्त आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग की टीम संबंधित चुनावी राज्य का दौरा करती है। अखबारों में खबर छपती है कि चुनाव आयोग की टीम ने दौरा किया, चुनाव तैयारियों का जायजा लिया, वहाँ के अफसरों के साथ, वहाँ के पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की, वहाँ के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की उन्होंने। और जब चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है, उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कार्यक्रम में जो है वो संशोधन करता है। तो उससे मालूम पड़ता है कि फला त्योहार आ रहा है, इससे उससे मतदान प्रभावित होगा, फला त्योहार या छुट्टी आ रही है, तो उस दिन जो है वो काउंटिंग नहीं हो सकती। ये पिछले 3-4 चुनाव से लगातार हो रहा है। हमने मणिपुर में भी देखा, मिजोरम में भी ये हुआ था, त्रिपुरा में भी हुआ था और अभी पिछले दिनों हरियाणा के चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई एक त्योहार के आड़ लेके। तो ये चुनाव आयोग फिर सवाल ये उठता है कि तैयारी किस बात की करता है और जो दौरा करता है तो किस बात का जायजा लेता है अपने दौरे में। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा। मैं तो अब आपके पास अभी आ रहा हूँ। ये जो आपने कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण। चुनाव आयोग के पास, राजीव कुमार के पास ऐसे लगता है कि ये उनकी सेकेंडरी जिम्मेदारी है। उनको कैलेंडर नहीं पता होता है, त्योहार नहीं पता होता है, कब त्योहार होगा। वो एकाएक उनको जब चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देते हैं तो एकाएक उनको बताया जाता है ये त्योहार है, तो कहते हैं हाँ हाँ त्योहार है, चलो आगे खिसका देते हैं। इतना गैर जिम्मेदार ऐसे आदमी को तो चुनाव आयोग में उस दफ्तर में चपरासी नहीं रखना चाहिए। हाँ, इस पे आपत्ति नहीं सकती किसी को, लेकिन वो कैलेंडर जिसको नहीं पता है वो क्यों बना हुआ है? और दूसरा एक चीज ये कि सिर्फ काउंटिंग ही धीमी नहीं है, काउंटिंग में ही गड़बड़ नहीं होती है कि काउंटिंग की प्रक्रिया को धीमी करना। मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया को भी धीमी किया जाता है कई जगह जानबूझकर। हाँ। उस इलाके के मतदान को प्रभावित करने के लिए। तो चुनाव आयोग को अरे ये कहना चाहिए बहुत संक्षिप्त में कि चुनाव आयोग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो चुका है और उसने ये मान लिया कि ये विरोधी दल जो है वो 2-3 दिन ट्वीट करेंगे अपने खिलाफ या मीडिया में बयान देंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे और अपना काम चलता रहेगा। और उसे ये मालूम है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि सरकार हमारे साथ है। बिल्कुल इसके खिलाफ जो है वो विपक्षी दलों को जो है वो सिर्फ ये ट्विटर और इससे बाहर आकर सड़कों पर ही क्या बोले जो है वो, क्योंकि अदालत भी जो है वो बेईमानी हो चुकी है। और हमने देखा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जब अदालत में कोई मामला जाता है तो महीनों तारीख पर तारीख लगती रहती है। तो इस मामले में जो है वो अदालतों की भूमिका भी जो है वो पूरी तरह संदिग्ध है, जो हमने अभी राम रहीम की रिहाई के मामले में भी देखा है कि जब राम रिहाई का मामला अदालत के सामने गया तो अदालत ने चुनाव आयोग से कहा वो विचार करें और चुनाव आयोग ने विचार करके उसको रिहाई की मंजूरी दे दी कि हाँ इनको पैरोल दिया जा सकता है। नहीं, सब मिले हुए हैं जी। वो केजरीवाल ठीक बोलता है, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे पे टोपी पहनाते हैं। हाँ, जो है मैं आपको एक 25 सीटों का नाम बताता हूँ। 90 में 25 भाजपा, 49 करीब करीब 48-49 भाजपा के पक्ष में जाती नजर आ रही है। 48-49-50 जो भी जाए। 25 सीटें ये कांग्रेस के लिए सबक है। जो आपने कहा कि सड़क पे उतरना होगा, ये महानिकम्मे महानकारे हैं और मोदी तब तक राज करेंगे इस देश पर जब तक ये नकारे निकम्मे ऐसे ही निकम्मे बने रहेंगे, विपक्ष में जितने हैं नेता। आप देखिए कालका, मैं शुरुआत करता हूं, इन सीटों का नाम बताता हूं फिर बताऊंगा नाम क्यों बता रहा हूं। कालका में गोपाल सुखो माजरी प्रत्याशी है निर्दलीय। यमुनानगर में दिलबाग आईएनएलडी से हैं। मैं थर्ड प्रत्याशी बता रहा हूँ भाजपा कांग्रेस छोड़ करके। राडौर में धर्मपाल हैं बीएसपी से। धर्मपाल को जब मैं बीच में मतलब करीब करीब 60% 55% मतगणना हुई थी तब मैंने देखा था तो कालका में गोपाल को मिला था 23,500 वोट
यमुनानगर में दिलबाग को मिला था 19,000 वोट, राठौर में धर्मपाल को मिला था 9100 वोट और मनदीप को मिला था 2500 वोट। ये एक बीएसपी से है और एक रावण की पार्टी से है, यानी दलित मतदाता 12,000। लाडवा में भी एक चीमा सरदार जी सिख खड़े हो गए थे, 7,000 वोट लाडवा में नायब सिंह सैनी के खिलाफ। और सपना बड़गामी जो जाट वोट काटने के लिए बकायदा शेर सिंह बड़गामी एक नेता हुए, चौटाला के बड़े करीबी थे इनेलो में, उनकी जो है पुत्र वधु सपना, उनको 5,000 वोट मिल चुके थे। मैं ये मिड काउंटिंग की बात बता रहा हूँ। पुंडरी में जो है सतबीर भाना और सुल्तान जडौला, सतबीर भाना निर्दलीय हैं, उनको 27,000 वोट मिल चुके थे मिड पोल में, मिड काउंटिंग में 27,000 वोट। इंद्री में सुरेंद्र उड़ाना बीएसपी से, बसपा से, इंद्री, यहाँ पर दलित मतदाता काफी संख्या में 6,000 वोट मिल चुके थे। असंध में गोपाल सिंह बसपा से हैं, इनको मिड पोल में 10,000, मिड काउंटिंग में, बीच काउंटिंग में 10,000 वोट मिल चुके थे। और जिले राम को निर्दलीय 7,500 वोट मिल चुके थे, 17,500। एक बहुत बड़ा वो है बैंक। समालखा में ये जो रविंदर हैं, इनको 20,500 वोट मिल चुके थे जब आधी गिनती हुई थी, 20,500 निर्दलीय। राई में प्रतीक राजकुमार शर्मा 7,500 वोट मिल चुके थे मिड में। सफीदों से जसबीर देसवाल को 18,500 वोट मिल चुके थे आधी गिनती में। और बच्चन सिंह आर्या को 8,000 वोट मिल चुके थे आधी गिनती में, यानी 19 और 8 करीब करीब 27,000 वोट मिल चुके थे। नरवाना में विद्या रानी को इन लोग को 30,000 वोट मिल चुके थे, 30,000 बीच गिनती में। फतेहाबाद में सुनैना चौटाला को इनेलो की 5,500 वोट और राजेंद्र चौधरी को 5,500 वोट निर्दलीय को मिल चुके थे बीच गिनती में। बरवाला में संजना सतरोड, इनको 29,000 वोट मिल चुके थे बीच गिनती में। बाढ़रा, ये दर्शक जरा सुनेंगे ये आंकड़े, चाहे तो एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बाढ़रा में सोमवीर घसोला को 15,000 वोट मिल चुके थे बीच गिनती में। ऐसे ही दादरी, भिवानी, झज्जर, बवानी खेड़ा में मास्टर सतबीर को अभी 40% गिनती हुई थी तो 8,000 वोट मिल चुके थे, निर्दलीय है ये भी। महेंद्रगढ़ में निर्दलीय है संदीप सिंह, 19,000 वोट मिल चुके थे बीच गिनती में। रेवाड़ी में 2 प्रत्याशी, एक आम आदमी पार्टी और एक निर्दलीय, 2 सन्नी यादव, सतीश यादव, दोनों कांग्रेस में टिकट के दावेदार थे। इन दोनों को मिलाकर के बीच गिनती में 13,000 वोट मिल चुके थे। सोहना से कल्याण सिंह निर्दलीय को 13,000 वोट मिल चुके थे। सुरेंद्र भटाना को बीएसपी वाले 9,000 वोट मिल चुके थे और जावेद को 8,000 वोट मिल चुके थे, यानी 13, 9, 22 और 8 30,000 वोट मिल चुके थे बीच गिनती में। जो है फरीदाबाद एनआईटी में नागेंद्र भटाना, इनको जो है 20,000 वोट मिल चुके थे बीच गिनती में। और जेजेपी के हाजी साहब को 6,000 वोट, 26,000 हो चुका था बीच गिनती में। ये भाजपा जिन सीटों पे जीती है उन सीटों का आपको मैं बता रहा हूँ हाल, उन सीटों का अभी और खोलता हूँ। बल्लभगढ़ में जो केसी वेणुगोपाल की प्रत्याशी थी, कांग्रेस की प्रत्याशी, मैं नहीं बोलता उसे, पराग शर्मा को, वो तो चौथे पचवे पे थी, 5,000 वोट उस समय मिले थे। निर्दलीय शारदा राठौर को 24,000 वोट, राव राम कुमार को 18,000 वोट, 24 और 18 42,000 वोट। तिगांव से ललित नागर जो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, वहां मजबूत थे, उनको टिकट नहीं दिया था। ललित नागर को 21,000 वोट मिल चुके थे और रोहित नागर जिस लड़के को दिया था टिकट, वो अभी 12,000 वोट पे लटका था और ये पूरा वोट कांग्रेस का था। अंबाला कैंट, जहां चित्रा 60% गिनती में लीड लेने के बाद पिछड़ी, चित्रा के सामने जिसको मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था वो 10-12,000 वोट लेके लटका हुआ था और उतने का मार्जिन कभी अनिल विज बना नहीं पाए। शुरू से 60% हिस्से में, 70% हिस्से में चित्रा लीड की। 25 सीटें मैंने गिनाई। दरअसल इस 25 सीट की कहानी ये है अनिल जैन जी, यहां पर ये पूरा मुकाबला, आपने जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं सबने एक ही चीज, हमने सबने एक चीज बताने की कोशिश की कि कांग्रेस बनाम भाजपा। लेकिन भाजपा जो बैठ करके वॉर रूम में उसने सीटें चिन्हित की, 25 मैं बता रहा हूं, हो सकता है 30-35 चिन्हित की हो, 2-4 पे हो सकता है नाकाम हुई। वहां उसने अपने प्रत्याशी को छोड़ दिया क्योंकि उसे पता है कि कितने अंधभक्त हैं या कितने हमको वोट करने वाले हैं, भाजपा के मतदाता कितने बचे हैं। ठीक,
कांग्रेस के मतों को कैसे डिवाइड किया जाए, मतलब कांग्रेस को हराया कैसे जाए। अगर कांग्रेस हारती है तो ऑटोमेटिक बीजेपी वहां पर जीतेगी, विजेता बीजेपी होगी। जो भी तीसरा फैक्टर आएगा वो जीतने लायक नहीं होगा। तो उनको बड़े मजबूती से चुनाव लड़ाया गया, और इसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से 1-2 सीटों पर मैं कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स या कुछ न्यूट्रल लोगों से बातचीत किया था। उन्होंने ये बताया था उस समय, लेकिन कहा ये मैनेज हम कर लेंगे। तो ये मतलब 25 सीटें गवाही दे रही हैं। जितना इन सभी सीटों पे जो मैंने बताया, जब मैंने नोट किया था तो बीजेपी के लीड का, मतलब बीजेपी को जितनी लीड थी उससे ज्यादा मत इंडिपेंडेंट या किसी थर्ड जो है कैंडिडेट को मिले हुए थे, बीजेपी की लीड से ज्यादा। यानी बीजेपी ने जो डाटा मैनिपुलेटिंग और डाटा एनालिसिस करके ये करीब 25-30 सीटें ऐसी खड़ी की। अब मान लीजिए आप, मैं 50 की बात करता हूं तो 25 तो यही है, यानी 25 ही भाजपा अपने औकात पे जीत रही थी। 25 जीतने के लिए उसने तैयार रखी है अगल बगल दाएं बाएं जो है अलग अलग दैत्य जो है, रक्त बीज तमाम पैदा किए। वो रक्त बीज पैदा किए और उनके बदौलत जीती। क्या अब इससे बड़ा कोई सबूत है क्या अनिल जी? आशीष जी, आपने जो सारा ब्यौरा पेश किया, हाँ, तो आपने तो वाकई अपना एक पेशागत दायित्व निभाते हुए पूरी मेहनत की, अपने हम्म, चैनल की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। लेकिन मेरा दावा है कि जितनी मेहनत आपने की है, उतनी मेहनत कांग्रेस के बार रूम में किसी ने नहीं की होगी। ये सारा ऑब्जर्व कर देंगे। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता पोलिंग बूथों पर जो काउंटिंग स्थल पर बैठता है, वो भी जो है वो जब काउंटिंग धीमी होती है, तो वो भी जो है वो आलसी होता है। वो कहता है कि यार बाहर तो नहीं है, क्या हम्म, करना है यहाँ बैठकर। वो चला जाता है। और उसके बाद जो है वो उसमें खेल कर जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जब वहां से छोड़ देता अपनी जगह और चला जाता है, तो फिर उनके लिए खेल करना बड़ा आसान हो जाता है। और भी मैंने कई चुनावों में देखा है। हम्म, और ये वही होता है जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला होता है। हाँ, जहाँ कांग्रेस हाँ, जहाँ कांग्रेस किसी के साथ अलायंस में होती है, वहां ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं, वो बड़े मुस्तैदी से पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। वो मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। ये अच्छा एक, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल थे, जैसे महाराष्ट्र में या हम्म, तमिलनाडु में या हम्म, और दूसरे प्रदेशों में, जहाँ जहाँ सहयोगी दल के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ी, वहां ये हम्म। चुनाव आयोग की गड़बड़ी नहीं कर पाया। और जहाँ कांग्रेस सीधे मुकाबले में थी, वहां चुनाव आयोग ने खुलकर मनमानी की और धांधली की। अच्छा मोदी जी सुबह से एक चीज आपने नोटिस किया क्या, इसी पर एक फाइनल कमेंट आपका चाहिए। सुबह से मोदी जी की फोटो नहीं थी गोदी मीडिया में। वो क्योंकि सबको ये पता था कि भाजपा हार रही है हरियाणा में। और जैसे ही दोपहर बाद हुआ और 7:30 बजे 7 बजे तो अब बीजेपी दफ्तर में भी आएंगे महानायक अविनाशी जी, जश्न मनाएंगे। तो ये मोदी जी फिर एंट्री मार रहे हैं अब। नहीं, सवाल सुबह से आज सुबह का नहीं है। पिछले 15 हम्म, दिन से मोदी जी की फोटो टीवी चैनलों पर गायब थी। मोदी हाँ, टीवी चैनलों पर जेपी नड्डा की या मुख्यमंत्री की फोटो दिखाई जा रही थी। और टीवी चैनलों को जहां तक मुझे सूचना है, ये निर्देश था कि चुनाव संबंधी, हरियाणा की चुनाव संबंधी खबरों में प्रधानमंत्री का फोटो न दिखाया जाए। लेकिन आज जो है वो थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा कि मोदी जी प्रकट हो चुके हैं टीवी चैनलों पर। उनकी फोटो दिखने लगी है। और शाम तो जो है वो विजेता के रूप में पेश होने लगेंगे टीवी चैनलों पर, और उनका कीर्तन शुरू हो जाएगा। खैर, ठीक ही बात है। अविनाशी जब हरियाणा भी जीत सकते हैं तो अविनाशी जिसका विनाश न हो, ये अविनाशी है। जब हरियाणा भी नहीं ये जीत सकते हैं जहां पर भाजपा, मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कि दर्शकों के सामने बाकी जैसे, देखिए हम जिम्मेदारी लेते हैं अपनी भी, अगर हम गलत हैं तो हम अपनी भी जिम्मेदारी लेते हैं, हम भागने वाले लोगों में नहीं कि ये कह दे नहीं जी जनादेश है। अब हम उसका सम्मान कर रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की दुहाई है, लोकतंत्र को हम फूल माला पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, कहेंगे लोकतंत्र को प्रणाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद ना। हमारी नहीं, अब तो असहमति है हरियाणा तो चुनाव रहेगी का असहमति। मैसेज ये गया है। हाँ, हरियाणा के चुनाव के नतीजों का मैसेज ये है कि हरियाणा में बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा में हाँ, महंगाई बिल्कुल नहीं है।
हरियाणा में प्रति हाँ व्यक्ति आय बहुत अच्छी है। हरियाणा हाँ में किसानों को उनकी फसल का जो है वो बिल्कुल न्यायोचित मूल्य मिल रहा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, वहाँ अपराध नाम की कोई चीज नहीं है। और इसीलिए जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुना है कि हरियाणा का बिल्कुल मैसेज जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और इतना ही नहीं, अग्निवीर पर हरियाणा का फुल सपोर्ट है। हरियाणा का हर नौजवान अग्निवीर ही बनना चाहता है। हरियाणा की हर बिल्कुल बेटी विनेश फोगाट की तरह जंतर मंतर पर तैयार है बैठने के लिए। ये सब कुछ, ये मुहर इसीलिए मैं कर रहा हूं कि अगर हरियाणा भी भाजपा जीत गई तो वाकई लगता है कि अविनाशी है, क्योंकि इनका विनाश ट्विटर पर, विपक्ष ट्विटर पर विनाश करना चाहता है। और ट्विटर पर विनाश नहीं होने वाला है। वो जो एलन मस्क जिसका ट्विटर है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आजकल लोकतंत्र बचा रहा है अमेरिका में। तो आप इसी से जान लीजिए कि ये सत्यानाशी पूरी एक्स तरह पर, अविनाशी है। हाँ, एक्स पर लोकतंत्र सत्यानाशी नहीं पूरी तरह बचेगा। अविनाशी है। जी अनिल जी। सत्यानाशी पूरी तरह अविनाशी है। हाँ एग्जैक्टली exactly। और हमें फिर दीजिए इजाजत, अभी हम आएंगे और हम, आप भले घरों में बैठ जाइए, हम नहीं बैठेंगे। हम नहीं, हमारी जुबान भी नहीं बंद होगी। भले ट्रोलर्स आ जाएं हमारे पीछे, हमें ट्रोल करें, कोई परवाह नहीं। ये अगर विपक्षी दलों की रीढ़ नहीं है कि वो आवाज उठा पाए, तर्क के साथ आ पाए, जनता को समझा पाए, वोट कटों से बच पाए, वोट न बट पाए, अगर उसमें नाकाम हो रहे हैं तो उनकी नाकामी उनको मुबारक। हम अपने गिलहरी वाली भूमिका को निभाते चीज रहे। और कहें, एक बात और कहते हैं हम्म, कि बीजेपी तो इस चुनाव में 90 सीटें तो अपनी खुद की लड़ी हो, हम्म, और इसके अलावा 180 उम्मीदवार दूसरों की भी चिंता की उसने। अलग हाँ अलग हाँ। पार्टियों को लड़ रहे थे, लड़ते नहीं लड़ रहे थे, उनकी भी हम्म, चिंता की, उनको भी चुनाव हम्म, लड़ाया उसने। लेकिन हम्म, कांग्रेस अपनी 90 सीटों को भी क्या बोले पूरी मजबूती से नहीं लड़ पाई। हाँ हाँ हाँ। ये बड़ी बात है। ये यही तो हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पर क्या कहें। चुनाव चुनाव में ये सोच करके कई बार नहीं बोलते हैं कि यार, एक तो वैसे ही कहते हैं ना कि मरे को क्या मारना, ये वैसे ही इतना नकारा है कि अगर इनकी इनकी नाकामियों को चुनाव के दरमियान हम खोलने लगेंगे तो जो बचा खुचा है वो भी इनकी इज्जत, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन जब ये नकारेपन की हर हद को पार कर जाते हैं तो फिर तो बताना पड़ेगा। अब इनके तो सब, ये वेणुगोपाल से लेकर के और जितने ये हैं, राम गोपाल वेणुगोपाल जितना सब चला रहे हैं, सुरजेवाला, शैलजा, हुड्डा, किसी की नहीं, सबकी हकीकत। आज भी शैलजा का आखिरी बयान, उस पर अलग हम चर्चा करेंगे, आज भी बता रही है मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। लड़ी होती तो पता नहीं, हो सकता है 37 का 38 हो जाता या 36 होता। बिल्कुल। कौन सी तुम्हारी जीत की गारंटी थी जी शैलजा जी, आप बताइए जरा। लड़ना चाहते थे। आज भी उसी इच्छा में इन, मतलब भाजपा और कांग्रेस में बड़ा फर्क ये है, बड़ा फर्क मैं एक आखिर में कह रहा हूं, बड़ा फर्क शिवराज सिंह चौहान है। भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क शिवराज सिंह चौहान है। वो शिवराज सिंह चौहान जिसे मध्य प्रदेश में पता था कि उसके नीचे की जो है कुर्सी दोनों गुजरातियों ने खींच ली है, शाह और मोदी ने, पता था खींच ली है, पता था कि कहीं का नहीं होऊंगा अब मैं। उसने 100 से ज्यादा जनसभाएं की, मैंने फुटेज देखा। एक जनसभा के बाद दौड़ कर जाते हुए जो है उसमें चार्टर में दूसरी जनसभा के लिए, एक एक दिन में 10-10, 12-12 की। और उसके बाद उसी के हाथ से, शिवराज सिंह चौहान नाम के उस प्राणी के हाथ से पर्ची निकलवा दी मोहन यादव की, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन चू नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने, चू नहीं किया। बड़ा फर्क कांग्रेस और भाजपा में शिवराज सिंह चौहान है, चू नहीं किया। और वो मोहन यादव जिसके अपने चुनाव जीतने के लाले थे, वो मुख्यमंत्री बनकर के एंजॉय कर रहे हैं, राजसुख भोग रहे। ये फर्क है। यह यहां सत्ता मिली नहीं मिली, अभी दूध आया कि नहीं आया, बिल्ली की लड़ाई शुरू है। दूध पिएगा कौन, पता चला दूध आने से पहले कटोरा फूट फाट गया, कटोरा फोड़ दिया सबने मिलके। अभी दूध तो कटोरे में आए नहीं है, ऐसे लड़ने लगते हैं। वो कहावत है, गांव बसा नहीं कि, अब आगे नहीं बोलूंगा, कितना बोल। तो वैसे ही सब अपनी अपनी इच्छाएं, कोई बेटे को सेट करना चाहता था, कोई खुद को सेट करना चाहता था, सबको सेट कर दिया मोदी और शाह ने, सबको सेट कर दिया। अब जाओ
और अपनी-अपनी इच्छा पूरी करो। मैं तो ये कहूँगा आला कमान से कि कोई एक उपचुनाव कहीं हो तो शैलजा को लड़वा दो, उनकी उपचुनाव उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की बहुत इच्छा है। तो एक उपचुनाव ही कहीं लड़वा दो इनको विधानसभा की। इनकी भी इच्छा पूरी हो, इच्छा पूरी होनी चाहिए ना। पार्टी हाँ, रहे, संविधान रहे ना रहे, देश रहे ना रहे, लोकतंत्र रहे ना रहे। इनकी इच्छा पूरी करो, इनको कहीं विधानसभा चुनाव लड़ाओ, लड़ा दो इनको चुनाव। चलिए, खैर अब इनकी बातें होंगी, एक-एक करके होंगी, अभी होंगी तो घंटों बोलते रह जाएँगे। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।